Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 10th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAFED Audit and Insurance Essentials. मेरे सामने आप लोग भी बैठे हैं जो फिजिकल क्लास है और कोई बच्चा अगर बाद में रिकॉर्डिंग देखना चाहे तो उसके लिए हम इसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन द योर स्टडी टेक्स्ट है. पेज नंबर 34 पे हम पहुंच चुके हैं और 34 पे हमने क्या पढ़ना था ये बच्चों. इंटेरोगेटर्स एडिशनल वर्क हमने कर लिया था. ठीक है, उसे हमने पढ़ लेना है. उसके बाद आ गया ये एग्जाम्पल थी, इसे भी आपने देख लिया होगा. और आगे चलते हैं 34 पे. जी, 34 पे आ जी. इंटरिम ऑडिट. इंटरिम ऑडिट का मतलब मैंने उस दिन आपको बताया था, आपको भी अंदाजा था वैसे. ऐसा ऑडिट जो साल के दौरान किया जाता है. ठीक है, उससे पहले क्या है, रेकरिंग ऑडिट. रेकरिंग ऑडिट हमने पढ़ लिया था. ये पढ़ना है. द एंगेजमेंट लेटर issued on the initial appointment as auditor may state that its provisions will apply to all future annual audits until it is revised. However, IESA 210 requires the auditor for recurring audit to assess whether. अब इसका बैकग्राउंड क्या है. आपने जब पहली बार ऑडिट एंगेजमेंट दी, आपने अपना एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया. अब आपने उसमें लिख लिया कि ये एंगेजमेंट लेटर कंटिन्यू करेगा अनलेस रेस्किंडेड और रिवाइज्ड, कि जब तक इसे हम रिवाइज नहीं करते या इसे कैंसिल नहीं करते ये कंटिन्यू करेगा. तो इसका मतलब है कि आपको बार बार फिर उसे हर साल उसे दोबारा साइन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. बट सर्टन केसेस में वो कहता है कि अब आपको एडवाइस कर रहा है कि सर्टन केसेस में इसे रिवाइज कर लेना बेहतर है. तो कब है, आगे नहीं पढ़े, हम खुद बात कर लेते हैं. जब कोई मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाए. ठीक है, फीस चेंज हो जाए और आपने फीस लिखी हुई हो उसमें. हमने तो कहा था लिखनी जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर लिखी और फीस चेंज हो जाए डेफिनेटली फिर आपको चेंज करना है. मैनेजमेंट चेंज हो जाए. पार्टनर्स किसके, हमारी फर्म के. हाँ, हमारी फर्म का पार्टनर चेंज हो जाए तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नया पार्टनर अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा है, अपना नाम लाना चाह रहा है तो चेंज हो जाए. क्लाइंट की मैनेजमेंट चेंज हो जाए, क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए एक्सेट्रा. मतलब कोई भी ऐसी चेंज जिसकी वजह से एंगेजमेंट लेटर के अंदर जो कुछ लिखा है उसमें कोई चेंज जरूरी हो गई है, तो वो कहता है कि आपको उसे फिर रिवाइज कर लेना चाहिए. वो उसके नीचे उसने पॉइंट्स बताए हैं कि कब करना है. पहले तो बता रहा है कब करना चाहिए, और नंबर 2 उसने एग्जांपल्स दी है. नंबर 1, सर्कमस्टेंसेस मीन दैट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नीड टू बी रिवाइज्ड. हालात ऐसे हो गए हैं कि आपको लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होनी चाहिए. नंबर 2, मैनेजमेंट नीड टू बी रिमाइंडेड ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. वही वाली बात कि आपको मैनेज शुबा हो रहा है कि मैनेजमेंट अब इसे लाइटली ले रही है, मैनेजमेंट इसे सीरियसली नहीं ले रही, या मैनेजमेंट चेंज हो गई है, या सीएफओ चेंज हो गया है, डायरेक्टर बीओडी चेंज हो गया है. अब नई मैनेजमेंट को दोबारा से इन्फोर्स करने की जरूरत है कि भाई ये देख लें, इसे कर लें, और उनसे साइन करवा लिए जाए तो ज्यादा बेहतर है कि कल वो ये ना कहें आए बाएं कहेंगे यार हमें तो पता ही नहीं था, ये तो हमसे पिछलों ने साइन किया था एटसेट्रा. तो वो कह रहा है या तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, मैनेजमेंट आपके साथ बिल्कुल अलाइंड है और वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस चेंज हो. नंबर 2, मैनेजमेंट आपके साथ अलाइंड नहीं है, सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए ज़्यादा लेकिन मैनेजमेंट अलाइंड नहीं है, और मैनेजमेंट को ज़रा इन्फोर्स करवाने की ज़रूरत है कि भाईजान इसे देख लें और उनसे दोबारा साइन करवा लिया जाए एक बार. ये दो उसने सिनेरियोज बताए हैं, ये आपने जेहन में रखने हैं. फिर आगे, आई से सजेस्ट दैट द फॉलोइंग फैक्टर्स में इंडिकेट दैट द अबव इज अप्रोप्रिएट. अब ये फैक्टर्स है. ठीक है, ऊपर क्या थे दो, सर्कमस्टेंसेज या अंडर व्हाट कंडीशंस इट शुड बी कंसिडर्ड, और ये है फैक्टर्स के, और डिटेल में कौन कौन सी चीजें हैं जो इन दोनों की तरफ आपको लेके जा सकती हैं. या वो बताती हैं कि सर्कमस्टेंसेज चेंज हुए हैं, या वो बताती हैं कि मैनेजमेंट को एनफोर्स करवाने की जरूरत है. तो फैक्टर्स बता रहे हैं. नंबर 1, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट. आप जब मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं, 2-3 बार किया तो आपको लगा नहीं यार अभी भी ये ऑडिट के बारे में और एंगेजमेंट के बारे में इन्हें नहीं अंदाजा, कुछ चीज़ें ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा लिख के उसे चेंज करके उसके साथ दोबारा शेयर करनी चाहिए. नंबर 2, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट. टर्म चेंज हो गई हैं, रिवाइज हो गई हैं. नंबर 3, और रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. मैंने अभी आपको कहा था सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई है, बीओडी चेंज हो गया है, सीएफओ चेंज हो गया है, तो आप जरूरत के हिसाब से फैसला करें. नंबर 4, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप. ओनरशिप चेंज हो रही है, पूरी कंपनी बिक गई है, पहले कोई और ग्रुप था अब नया ग्रुप आ गया. तो मैनेजमेंट की चेंज और ओनरशिप की चेंज दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं.
सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, बिजनेस चेंज हो गया है, नेचर बदल गया, पहले शुगर के बिजनेस में थे अब सीमेंट में आ गए हैं, या बढ़ा लिया है बिजनेस या कट डाउन कर लिया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अ चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं, फ्रेमवर्क चेंज हो गया है, मतलब उसमें मेजर चेंज आई है पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में, तो जाहिर है इसमें तो आपने कुछ और लिखा था। फॉर एग्जांपल 2017 से पहले क्या था, कंपनीज ऑर्डिनेंस था, 2017 में क्या आ गया, कंपनीज एक्ट। अब जिन लोगों ने पहले एंगेजमेंट लेटर साइन किए होंगे उस पर तो लिखा होगा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, लेकिन अब आपको बेहतर नहीं है कि चेंज कर लिया जाए इसमें, ताकि फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो, तो लिखें कंपनीज एक्ट 2017। तो इसका मतलब है बेहतर है कि आपको एंगेजमेंट लेटर दोबारा रिवाइज कर लेना चाहिए। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज हो गया, टर्म्स एंड कोई लीगल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एटसेट्रा। अच्छा जी, उसके बाद चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब वो तो कंपनीज एक्ट तो एक लीगल लॉ लॉ है ना, वो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है, लेकिन उसके अलावा जो IFRS है वो चेंज हो गए हैं। उनमें कोई ऐसी चेंज आई है कि अब आपको इंगेजमेंट लेटर में भी चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए। और आखिर में चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है कि जो FRS में नहीं आती हैं, अदर कोई बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनीज एक्ट कह रहा होता है, कुछ गवर्नमेंट कह रही होती है, तो आपने उसे इंक्लूड करना होता है। अच्छा जी, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है, मतलब आपने ऑडिट में भी रिपोर्ट देनी है, प्लस आपने अदर रिपोर्ट, जैसे मैंने कहा था कंप्लायंस स्टेटमेंट देनी होती है, हमने पढ़ा था शायद कि नहीं पढ़ा अभी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देनी होती है लिस्टेड कंपनीज ने, और उस पर ऑडिटर जो है अपनी रिव्यू रिपोर्ट देता है। ऑडिट रिपोर्ट तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देता है, पर उसी के अंदर कंप्लायंस स्टेटमेंट होती है लिस्टेड कंपनीज में, उस पर अलग से भी रिपोर्ट देता है ऑडिटर, रिव्यू रिपोर्ट को मैंने ये कंप्लायंस स्टेटमेंट देख ली है और ये ठीक बनी हुई है। ठीक है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क की बनी हुई है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी अगर कोई चेंज हो गई है, वो तो होती रहती हैं चेंज, नई चीज़ें आती रहती हैं, तो वो भी आपने उसमें डालना है। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं। कोशिश हमने यही करनी है, याद तो नहीं करने, आपने ये इसकी तरतीब याद कर लेनी, और बड़ी आसान है, मतलब इसमें मसला कोई नहीं है, बहुत एक सिस्टमेटिक सी चीज़ है। ठीक है ना। आपने 9वीं चीज़ नहीं लिखनी, 10वीं नहीं लिखनी, 11वीं नहीं लिखनी, आपने फैक्टर 8 ही लिखने हैं, फिर नीचे एक्सप्लेनेशन देनी है तो लिख देना, इन माई ओपिनियन दीज फर्दर थिंग्स आर आल्सो टू बी कंसिडर्ड। लेकिन आपने बताना है कि मुझे पता है कि ISA में क्या लिखा है, और मैं ये एडिशनल दे रहा हूँ आपको, आपने मिक्स करके नहीं लिखना। उसे इंप्रेशन मिलता है कि आप बस हवाइयाँ छोड़ रहे हैं, कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड का इतना अंदाजा नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपने इसका कोई ना वो निमोनिक बना लेना है, ताकि आपको याद हो जाए। निमोनिक का पता ना क्या होता है, क्या होता है, कोई वर्ड बना लेते हैं, तो वो आपने कोशिश करनी है निमोनिक्स बना लें, और उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, चीज़ तो बहुत आसान सी है। ठीक है ना। इसके बाद ये वो कह रहा था रेकरिंग ऑडिट में आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके बाद क्या आ गया जनाब, आगे चलते हैं। हाँ, कौन गया होगा जी। फिर एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि जब मैनेजमेंट आपको कहे कि ये टर्म्स चेंज कर लेनी चाहिए, तो क्या आपको कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका। मैनेजमेंट कहती है भैया कि एंगेजमेंट लेटर को चेंज करते हैं और इन टर्म्स को चेंज कर लेते हैं, तो आपको मान लेना चाहिए। निगोशिएट करना चाहिए। निगोशिएट नहीं, निगोशिएट क्या करना चाहिए, डिस्कस करना सर। डिस्कस कहें ना, निगोशिएट तो ना कहें, निगोशिएट का वर्ड तो कुछ और है, निगोशिएट तो होता है कि कुछ लो कुछ दो, वो तो ज्यादातर पैसों में निगोशिएट किया जाता है, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें निगोशिएट को नहीं किया जाता, उसमें तो होता है ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तो मैंने छोड़नी ही नहीं। डिस्कस करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, पहले तो इवेल्युएट करेंगे फिर डिस्कस करेंगे ना, पहले वो आपको कहना है ये चेंज कर लें, आप उसे इवेल्युएट करें, ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं, फिर ये देख लेंगे कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है, अगर बनती है सब कुछ ठीक है तो आप एग्री कर जाए, लेकिन अगर नहीं बनती तो फिर आप एग्री ना करें, उनसे डिस्कस करें। और फिर वही बात है, थ्रेट्स को देखें और बाकी चीज़ों को देखें, अगर तो चीज़ें मैनेजेबल नहीं है और वो आपको ऐसी बात कर रहा है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, वो कह रहा है ये ना करें, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ों को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहा है, तो उसका इम्पैक्ट देखें अपने ऑडिट पे, अगर आप कहते हैं कोई थ्रेट आ रही है तो क्या मिटिगेट हो जाएगी कि नहीं, होगी तो ठीक है कर लें, नहीं होगी तो फिर आप इनकार कर दें। जनरल बात तो यही बनती है ना, तो इसे पढ़ लेते हैं। द एंटिटी माइट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस आस्क द ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। This might result from a genuine change in circumstances or from a misunderstanding as to the nature of an audit as originally requested। तो दो रीजन बताइए, इसे अंडरलाइन करना है आपने, कि या तो ये होते हैं कि जेन्युइनली सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो वो कहते चेंज करें, या फिर वो कह रहा है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रही है कि ओरिजिनली जो
उसने अंडरस्टैंड किया था आपके साथ बैठ के, जो एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया था, वो कहते हो ये तो गलत हो गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो कुछ और थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो ओरिजिनली एक्सेप्ट कर ली गई थी, ठीक है। However, if it could result from a situation where the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding a material item. अब ये बहुत लॉजिकल बातें हैं जो आपको सीखनी है। अब ये भी हो सकता है कि आपने काम किया, आपको चीज़ें नहीं मिल रही। जब चीज़ें नहीं मिल रही तो उसने कहा चलो इसकी नेचर ही चेंज कर। फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट कर रहे हैं, अब ऑडिट के अंदर बहुत सी चीज़ें मिस हो गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। अब आप कह रहे जी मैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, आप ये कह रहे हैं उसे। अब वो लेना नहीं चाह रहा, वो कहता अब ऐसा क्यों ना करेंगे यार, ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट ना दें, रिव्यू रिपोर्ट दे दें। रिव्यू रिपोर्ट का तो स्कोप कम होता है ना, उसमें हो सकता है मैं क्वालिफाइड ओपिनियन ना दूं। वो अब चालाकी कर रहा है ना, वो कह रहा नहीं ऑडिट ना करें, आप मुझे रिव्यू रिपोर्ट दे दें। मैं भी कहता हूँ चलो पैसे तो मिल रहे हैं, तो मैं मुझे क्या ज़रूरत है, मैं आप बाद में एंगेजमेंट लेटर चेंज करते हैं, उसमें लिख लेते हैं जी ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू है। तो ये काम नहीं करना, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर इंटेग्रिटी और मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन भी आ गया। वो चीज़ें नहीं दे पा रहा है या देना चाह नहीं रहा, तो इस तरह पे वो ऑनेस्ट नहीं है, कोई मसले मसाइल हैं, वो आपको यूज़ करके अथेंटिसिटी लेना चाह रहा है, वो तो फिर आपकी डिसऑनेस्टी है कि हालात का इल्म होने के बावजूद भी आप स्विच ओवर कर जाएं। तो वो तीन चीज़ें अब उसने बता दी, या तो जेन्युइन चेंज इन सर्कमस्टेंसेज है, तो इन शॉर्ट अगर वो जेन्युइन चेंज है और आपको बात समझ आती है तो चेंज कर लें एंगेजमेंट लेटर। दूसरा ये है कि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कुछ और समझा था, अब वो कुछ और कह रहा है कि जी मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये थी, तो भी चेंज कर सकते हैं। अगर वो किसी रिवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए लेकिन आपके स्कोप पे फर्क ना पड़े, बेसिक चीज़ों पे फर्क ना पड़े, तो कर लें वो भी, उसमें क्या फर्क है। लेकिन अगर ये है कि वो चाह रहा है कि वो आपको चीज़ें नहीं दे पाया या ऑडिट में प्रॉब्लम है, वो कह रहा है जी इसका स्कोप ही चेंज कर दो, तो ये कभी ना करें, ठीक है ना। और ये देखेंगे लॉ क्या कहता है इस बारे में, सिंपल इज दैट कि देखें लॉ क्या कहता है और इसकी कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। तो तीन पॉइंट्स हो गए हैं, ये याद रखने हैं, तीन पॉइंट्स को याद रखना है। तो तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, द एंटिटी माइट देन आस्क फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी चेंज टू ए रिव्यू एंगेजमेंट टू अवॉइड क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वही बात हो गई। अब इस केस में क्या करना है, आई से टू रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कंसिडर द जस्टिफिकेशन फॉर द रिक्वेस्ट एंड वेदर इट इज रीजनेबल। तो दो बातें, जस्टिफिकेशन और रीजनेबल, कि उसकी जस्टिफिकेशन जो दे रहा है वो अच्छी है, स्ट्रांग है, और क्या ये रीजनेबल भी है। बाद में चीज़ें बड़ी जस्टिफाइबल होती हैं लेकिन लॉ अलाउ नहीं कर रहा होता, आपके घर के हालात अलाउ नहीं कर रहे होते, तो फिर आपको नहीं करना, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन एंड रीजनेबलनेस दोनों चीज़ें देखें कि जस्टिफाई भी होता है कि नहीं। जस्टिफाई नहीं होता फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, वो तो जस्टिफिकेशन ही नहीं बन रही, बेतुकी बात कर रहा है। जस्टिफिकेशन बन रही है तो फिर देखना है कि क्या रीजनेबल है, क्या हमारा स्कोप इसे अलाउ करता है, क्या ऑडिट स्टैंडर्ड्स इसे अलाउ करते हैं, क्या हमारा फ्रेमवर्क इसे अलाउ करता है, एटसेट्रा। फिर वो देख लें। इफ द ऑडिटर कंसिडर दैट इट इज अ रीजनेबल रिक्वेस्ट, देन रिवाइज टर्म शुड बी एग्रीड एंड रिकॉर्डेड। However, if the auditor is unable to agree to a change of terms and it is not permitted by management to continue the original audit engagement, खत्म, रुक जाए। वो कह रहा है कि इसे चेंज करो और आपको लगता है नहीं ये चेंज मुनासिब नहीं है, और साथ ही मैनेजमेंट कह रही है अगर आप चेंज नहीं करते हो तो फिर आप एंगेजमेंट रोक दें, ना करें, तो फिर क्या करना चाहिए, तो रोक देनी चाहिए। तो रोकने का मतलब क्या है, विड्रॉ कर जाना चाहिए, खुद ही से विड्रॉ कर देंगे, सॉरी हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे आपकी इस शर्त पे। तो क्या लिखा है, ही शुड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड कंसिडर वेदर देर इज एनी, अच्छा रुक जाए, उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, लॉजिकली एससीसीपी को का वर्ड यूज ना करें। आपको नहीं पता एससीसीपी को या कहाँ पे, अप्रोप्रिएट लेवल। और एक पॉइंट याद रखें, ऑडिट में बात जगह जगह है और ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी रिपोर्ट पे जाएंगे तो बहुत बड़ी थ्रेट थ्रेट अराइज हो जाएगी। क्या आप बीओडी को बताएंगे, वो तो अंदर के बंदे हैं, उन्हें तो पहले ही सब पता है, ऑडिट दिया ही उन्होंने एक तरह से, एक तरह से वैसे तो शेयर होल्डर्स ने दिया। आप शेयर होल्डर्स को बताएंगे तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही कंपनी से बाहर रेगुलेटर के पास चले जाएंगे या पब्लिक में चले जाएंगे तो बहुत कॉशियस होना चाहिए आपको। क्या रिस्क है इसमें, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, तो वो तो छोड़नी छोड़नी है ना आपने, थ्रेट क्या आ जाएगी, हाँ, कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, आपके पास बहुत सी कॉन्फिडेंशियलिटी, एक और इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन थ्रेट कैसी, कैसे, वो तो बात की बात है ना, कौन देगा धमकी,
मैं तो सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप बाहर चले गए रिपोर्ट करते, एससीसीपी को रिपोर्ट कर दी है, पब्लिक में ऐड दे दी है, तो एक बहुत बड़ी थ्रेट आती है। इस थ्रेट से रिलेट ना करें, जनरल रिलेट आपकी ऑडिट थ्रेट आप कहने होगी। वो ये कि कल फर्ज करेंगे मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही था, कुछ गुजारा मुजारा भी था, तो वो आप पे केस कर दे डिफेमेशन का, मैनेजमेंट के इन्होंने तो हमें बदनाम किया है, ये तो इतना बड़ा मैटर नहीं था, कहाँ से कहाँ ले गए बात, हमारी तो कंपनी की रेपो ये हो गई है। तो कहते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, रेगुलेटर तक फिर ठीक है, रेगुलेटर भी तो अंदर का ही है ना, वो रेगुलेट करे तो आप उसे कह सकते हैं सॉरी हमसे गलती हो गई, गुड गुड इंटेंशन में आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक में या इधर उधर चले जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि पब्लिक में एक अनाउंस किया जाए कि भाई हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं और ये रीजंस हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए पहले, ऐसे अनाउंसमेंट से पहले आप होते तो क्या करते। बीओडी को तो बता दिया, वो नहीं मानेगा, वो कब मानेगा कि जी आप पब्लिक को बता दें ये सब, वो तो कभी नहीं मानेगा। आपको अपने आप को सिक्योर करने को क्या करना चाहिए, शाबाश। हर चीज कॉमन सेंस बेस्ड है। वो कहता है आपको लीगल ओपिनियन ले लेनी चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट लॉयर, वी आर नॉट लॉयर्स, वी आर अकाउंटेंट्स। हमें नहीं पता इसका लीगल इम्पैक्ट क्या आएगा, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पहले लीगल ओपिनियन ले लें। बात समझ आ गई। और हर लेवल पे एससीसीपी में जाते हुए लीगल ओपिनियन की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है, लिख देंगे हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, माइट बी वी आर रॉन्ग, लेकिन अभी तक हम इस पे कायम हैं। तो अगर नहीं कायम होते, बाद में कहते हैं नहीं हम गलत थे, मैनेजमेंट ठीक थी, हम एक्सक्यूज करते हैं, और आप ये नजर आता है कि गुड इंटेंशन में था, तो एससीसीपी आपको कोई थ्रेट नहीं देगा, नहीं देगा, ठीक है ना, वो अपने तक बात रखेगा, वो पब्लिक में नहीं जाने देगा जब तक कंफर्म नहीं। लेकिन जब पब्लिक में चले गए तो बात आपके कंट्रोल से निकल गई। अब कोई जिस तरह भी सोचे, जैसे भी सोचे, आपका कोई इख्तियार नहीं है। पॉजिटिव थिंकर भी होते हैं पब्लिक में, नेगेटिव थिंकर भी होते हैं। नेगेटिव थिंकर एक कोई सोशल मीडिया पे कोई बंदा वी लॉगर उठा के उसका कुछ का कुछ बना दे, तो वो आप क्या कर लेंगे उससे। होता है आजकल, ऐसे होता है कि नहीं, छोटी सी बात को वो इतना बड़ा बना देते हैं और बाद में फेक निकलती है, वो निकलती भी फेक है, सी स्टार और ये वो सारी करते हैं। ठीक हो गया। तो मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत मजेदार चीज है ऑडिट, सिर्फ सोच समझ के बात करनी है, और जहन में रख लेना कि लॉ लिखी है स्टैंडर्ड में, बात के नहीं लिखी है, अपनी तरफ से नहीं छोड़नी। अब मैंने कहा ना, आपकी कॉमन सेंस कहती है कि लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे लिखा है, अगर लिखा है तो बताएं कि स्टैंडर्ड कहता है, अगर नहीं लिखा तो कहें इन माई ओपिनियन का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर अब ये ना कि स्टैंडर्ड में लिखा है, अब क्या स्टैंडर्ड इज साइलेंट, अगर नहीं लिखा तो वैसे लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड साइलेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में फिर ये करना चाहिए, ये होता है असल कंसल्टेंट। ठीक हो गया, तो इस मोड पे आपने जाना है। बहरहाल इसे पढ़ लें, फिर क्या लिखा है, ही शुड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड कंसिडर वेदर देर इज एनी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेज टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ओनर्स और रेगुलेटर्स। पब्लिक की बात नहीं की उसने अभी, तो वो देखेगा, वो कंसिडर करेगा मुझे किस लेवल पे रिपोर्ट करनी चाहिए, जहां पे काफी है रिपोर्ट करना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये अब आपने फैसला करना है, और किस बेस पे फैसला करना है, प्रोफेशनल जजमेंट। ये अब आपने जजमेंट करनी है कि दो चार्ज गवर्नेंस को बता दिया बस बहुत है, आगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या आप कहते हैं नहीं शेयर होल्डर को भी बता दें, यह बहुत है, या ये इससे भी आगे जाना है और रेगुलेटर तक जाना है, ये अब आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि ओपिनियन जो, अभी मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी ओपिनियन जनरली दो तरह की हो सकती है, कि ये जो मैंने चेक कर लिया है ये ट्रू एंड फेयर है, या ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो ये अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मैंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगाई। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यू आर एफएससी राइट नाउ। तो क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि मैंने एफएससी के लिए जो कुछ होना था मैंने कर दिया। 2 साल लगाने थे मैंने लगाए हैं, इतने पेपर पास करने थे मैंने किए हैं, इतनी क्लासेस लेनी थी मैंने ली हैं। तो आपको जो डिग्री मिली है वो सब चीज़ों को कंसिडर करके मिली है कि इस बच्चे ने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, तो ये क्वालिफाइड है, इसने क्वालिफाई कर लिया इस चीज़ के लिए। तो मैंने इस पे इसे क्वालिफाई कर दिया रिपोर्ट को, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी थी तो मैंने बता दी। तो मैंने अनक्वालिफाइड नहीं दी, मैंने इसे क्वालिफाई कर दिया, मैंने कुछ मखसूस क्राइटेरिया के साथ इसे रिलेट कर दिया। अनक्वालिफाइड होती है बिल्कुल साफ ओपिनियन, क्वालिफाइड कि मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है कि अंदर फिर 4-5 स्टेजेस है। अच्छा, वो ठीक नहीं है वाली बात नहीं है, उसमें फर्क है। एक होती है अनक्वालिफाइड, अब मैं आपको बता ही दूं, थोड़ा सा आइडिया देने को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसका पूरा चैप्टर हमने पढ़ना है। मैं कहता हूँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है बस, और सब कुछ मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे बताने और कुछ बताने की जरूरत नहीं भी महसूस हो रही है, ये प्योरली अनक्वालिफाइड। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, अब ये बात समझनी है और ये आगे जाके आपके काम आएगी।
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो यूजर है जो इसे पढ़ रहा है मेरी रिपोर्ट को, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है ना, नोट नंबर 26, उसे एक बार पूरी तवज्जो से पढ़ ले। मैं कहता हूं कि रिपोर्ट ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरी रिपोर्ट पढ़ रहा है वो फलां पैराग्राफ को जाके नोट्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ ले। वो मैंने नहीं दिया पैराग्राफ, वो दिया मैनेजमेंट नहीं है। उन्होंने डिस्क्लोजर दिया हुआ 26 नंबर में। उन्होंने डिस्क्लोजर क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल, कि जनाब कंपनी में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, जिससे कंपनी का 60% स्टॉक जल गया था, बड़ा शदीद नुकसान हुआ था, हाउ एवर हम कंपनसेट कर गए किसी भी तरह से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा खड़े हो गए। अब ये कितनी वाइटल इंफॉर्मेशन है, क्या ख्याल है? एक बंदा अगर जल्दी पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, बैलेंस शीट पढ़ लेगा, इनकम स्टेटमेंट पढ़ लेगा, वहां चीज नजर तो नहीं आ रही बाकायदा, क्लियरली नजर नहीं आ रही, लेकिन नोट्स में उन्होंने बाकायदा बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, इसे हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, मैनेजमेंट ने बताया है। तो आप बीइंग ऑडिटर भी बता दो, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट 1 2 3 पेजेस की है, वो तो तकरीबन हर बंदा ही पढ़ेगा कि यार देखें ऑडिटर क्या कहता है। रिपोर्ट होती है 70 80 पेजेस की, जरूरी नहीं है कि हर बंदा ही पढ़े। 70 80 तो नहीं, 10 15 20 25 30 पेजेस की तो हो ही जाती है ना नोट्स में लाके। तो वो जरूरी नहीं है कि हर बंदा डिटेल में पढ़े, बंदा जल्दी जल्दी पढ़ता है। तो आप उसे दोबारा से री एनफोर्स कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने ये बात की है, हम चाहते हैं आप दोबारा पढ़ लें, एक बार हमारे कहने पे पढ़ लें, ताकि आपके नॉलेज में हो कि हुआ क्या और कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसे कहते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर, मैटर को एम्फेसाइज करना, मैटर पे जोर देना। उसने बड़ा क्लियरली लिखा है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर आप दे रहे हैं ना अपनी रिपोर्ट में, इसका मतलब है आपकी ओपिनियन क्वालिफाइड नहीं है अनक्वालिफाइड ही है, अनक्वालिफाइड ही। लेकिन एक चीज आपने ऐड कर दी है, क्या कहते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर। ये दूसरी किस्म आ गई। जो क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड है, लेकिन अनक्वालिफाइड में एक दूसरी किस्म आ गई। एक अनक्वालिफाइड है, बिल्कुल क्लियर है, ट्रू एंड फेयर, और बस सीधी सीधी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। एक होती है कि ट्रू एंड फेयर तो है, लेकिन फलां चीज एक बार आप अपनी तवज्जो के लिए पढ़ लें, इसे कहते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर। फिर होती है क्वालिफाइड, आ गई कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है। उसमें क्या है कि जी ओवरऑल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इन्वेंट्री की फिगर है ना, ये ठीक नहीं है। इन्वेंट्री में इन्होंने हैंगी फैंगी की हुई है, ठीक है, ओवरऑल ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री की फिगर ठीक नहीं है। तो आपने एक कंडीशनल एक क्वालिफिकेशन लगा दी, इसे कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। अब इससे ज्यादा है, इन्वेंट्री की फिगर गलत है, लेकिन इतनी गलत है कि पूरी बैलेंस शीट ही गलत है। पूरी बैलेंस शीट का टोटल है, से मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है। सिर्फ इन्वेंट्री तो नहीं होती है, लेकिन चले इन्वेंट्री नहीं, कोई भी आइटम है, आप कहते हैं आइटम गलत है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस शीट ठीक है, हो सकता है कि नहीं? बैलेंस शीट है 5 अरब रुपए की, और वो आइटम है सिर्फ 1 करोड़ रुपए का, तो हम कह सकते हैं ना 1 करोड़ कम नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि बैलेंस शीट ही गलत हो गई, बैलेंस शीट तो ठीक है, लेकिन ये आइटम गलत है। ये पहला किस्सा हो गया। अब पूरी बैलेंस शीट है 5 अरब की, और वो अकेला एक आइटम है 50 करोड़ का, तो ये तो मैं नहीं कह सकता बैलेंस शीट ठीक है। मैं कहता हूँ ये बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजे रखता है, नमाज नहीं पढ़ता, कभी कभी पी भी लेता है, लेकिन बंदा बड़ा अच्छा है, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। ठीक है ना, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, कभी पढ़ लेता है कभी नहीं पढ़ता, ओवरऑल ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बंदा ठीक है बस नमाज में हैंकी फैंकी कर जाता है, यही कहेंगे ना। एक बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजे भी नहीं रखता, कभी कभी घूंट भी ले लेता है, लेकिन वैसे आदत का बहुत अच्छा, तो हम ये कभी नहीं कहेंगे ये अच्छा मुसलमान। हम कहेंगे नहीं, हमारी क्वालिफिकेशन है, बंदा ही अच्छा नहीं है, मुसलमान ही ठीक नहीं है। तो क्योंकि चीजें बढ़ गई ना, अब हम ओवरऑल ओपिनियन पे उसका इम्पैक्ट आ गया। तो दूसरी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। और तीसरा क्या है, मैं एक काम शुरू करता हूं तो गलती निकलती है, दूसरी में घुस जाती है, वहां देखता हूं तो तीसरी में घुस जाती है, वो इतनी ज्यादा गलती पेनिट्रेट की हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या ठीक है और क्या गलत है। मैं अकाउंट रिसीवेबल देखता हूँ, उसमें 50 करोड़ की गलती है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, तो क्रेडिट क्या होता है, सेल्स। 50 करोड़ की गलती यहाँ से निकली, कहाँ चली गई, रेवेन्यू में, सेल्स में चली गई। जब मैं सेल्स में देखता हूँ तो वहाँ मुझे कुछ और गलतियां नजर आती हैं, वो कहीं चली गई किसी और तरफ। वो इतनी ज्यादा गलती पेनिट्रेट की हुई है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसे ठीक, किसे ठीक कहूँ और किसे गलत कहूँ, समझ ही नहीं आ रही मुझे। फिर तीसरी सबसे सख्त ओपिनियन आ जाती है, जैसे कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेम कर देना, क्लेम ही ना करना, मैं डिस्क्लेम करता हूँ जी, आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, मुझे समझ ही नहीं आ रही, लिहाजा मैं कोई ओपिनियन देने के काबिल ही नहीं हूँ। लेकिन विड्रॉ नहीं कर रहा, ये बड़ी मजेदार बात आई, मुझे तो विड्रॉ कर देना चाहिए, विड्रॉ नहीं मैं कर रहा। ये तो आगे पढ़ेंगे ना, कि फिर वो हम वहां जाके पढ़ेंगे कि किस केस में आपको डिस्क्लेमर देना है और किस केस में डिस्क्लेमर नहीं देना, विड्रॉ ही कर जाना है। ये वही आप यही तो पढ़ेंगे वहां जाके, यही तो मजेदार चीजें हैं, वो आपको गाइड करता है कि विड्रॉ नहीं करना।
विड्रॉ किया, विड्रॉ ना करने की रीजन क्या हो सकती है? लॉ में लिखा है विड्रॉ नहीं करना। जो भी है दे के, ओपिनियन दे के ही निकलोगे, मतलब कुछ ना कुछ तो बताओ ना, लॉ कह रहा है, तो फिर आप डिस्क्लेम करोगे। लेकिन ठीक, डिस्प्ले करने के बाद हम करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करेंगे, रिपोर्ट दे देंगे। हमारी रिपोर्ट कहाँ जाएगी? एससीसीपी में जाएगी, पब्लिक में जाएगी, हर जगह जाएगी। तो जो हमने करना था वो तो हो गया। अब हमें और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अब तो जो करना है मैनेजमेंट ने करना, हमने कुछ नहीं करना। अब मैनेजमेंट ने करना है कि वो दुनिया से कैसे निपटेगी और हमसे कैसे निपटेगी। ठीक है ना? वो होता है ना, एक बंदा दूसरे से कहता है, अगर तुम जंगल में जा रहे हो, सुना होगा, तो आगे सामने से पीछे खाई है, दाएं तरफ ये है, बाएं तरफ ये है, सामने से शेर आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? वो कहता है, मैंने क्या करना है, जो करेगा शेर ही करेगा। तो ये वही बात है कि जो करेगी मैनेजमेंट करेगी, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आपने जो करना था वो कर दिया, बस। तो आप डिस्क्लेम करें। थोड़ा सा आइडिया हो गया? आपकी रिपोर्टिंग का भी 10% मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है, जो सबसे टेक्निकल चीज होती है। वहां जाके सिर्फ हमने ये पढ़ना है आप, कि अनक्वालिफाइड में क्या वर्डिंग होगी, कितने पैराग्राफ्स होंगे, क्या क्या कहेंगे, क्वालिफाइड में क्या होगी, एम्फेसिस ऑफ मैटर में क्या कहेंगे, पैराग्राफ की वर्डिंग क्या होगी, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हर चीज बड़ी क्लैरिटी से हो, कितने पैराग्राफ होंगे, वहां पर ये आ जाएगा। और वो भी लॉजिकल चीजें हैं, अगर आप लॉजिक से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आए। क्लियर हो गया? तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन है, समझ आ गई? तो क्वालिफाइड में तीन किस्में हैं। ठीक है? आगे मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड से मॉडिफाइड कहते हैं। क्वालिफाइड में तीन किस्में, शायद मैं हमेशा मिक्स कर जाता हूँ, आई एम सॉरी। क्वालिफाइड और मॉडिफाइड दो वर्ड है। मेरा ख्याल है कि मॉडिफाइड पेरेंट है, मॉडिफाइड के नीचे फिर तीन किस्में हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड मॉडिफाई कर देना, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट देना, एम्फेसिस ऑफ मैटर भी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है। फिर मॉडिफाइड में तीन किस्में हैं, या क्वालिफाई कर देना किसी एक पॉइंट पे, दो तीन पॉइंट्स पे, या एडवर्स, रिवर्स ओपिनियन, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेम कर देना कि आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। ये सबसे सख्त होता है। ठीक है? और हमें पढ़ेंगे कि डिस्क्लेम किस केस में देना चाहिए। फर्स्ट करें, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट डाउटेड हो गई है, उन्होंने सारा डाटा दे दिया है, सब कुछ है, ट्रायल बैलेंस एविडेंस सब मौजूद है, लेकिन इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चनेबल है। मतलब मैनेजमेंट कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं कि हमें लगता है कि मैनेजमेंट इंतहाई डिसऑनेस्ट है रिपोर्टिंग में। अब क्या करें? चीजें तो सारी दी हुई हैं उन्होंने, अब क्या करें? हमें शुरू में पता चल गया, ऑडिट शुरू होने से पहले ही, कि जनाब मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है, कंफर्म हो गया है, चीजें उन्होंने सारी दी हुई हैं, तो क्या करें? आप होते तो क्या करते? Disclaimer। डिस्क्लेमर तो उस वक्त देंगे ना जब सारा काम करेंगे। अच्छा, शुरू में पता चल गया कि नहीं भाई ये मसला है, हमें डिस्क्लेमर ही शायद देना पड़ जाए, फिर तो विड्रॉ करें। कॉमन सेंस की बात है, जब आपको पता है कि मैंने जाना ही डिस्क्लेमर की तरफ है, नजर आ रहा, तो फिर मैं असाइनमेंट ले ही क्यों रहा हूँ? असाइनमेंट तो उस वक्त लेना जब किसी भी साइड पे बात जा सकती है, जो पहले से नहीं पता है कि ये मसला है तो फिर ले ही ना। ठीक है? डिस्क्लेमर वाला चक्कर नहीं होगा। डिस्क्लेमर कब होगा? जब 50% ऑडिट हो गया है और अब पता चला है मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है। अब ना आगे के हैं ना पीछे के हैं, अब आप फैसला करें। स्टैंडर्ड यही कहते हैं कि आपको विड्रॉ करना है या आगे चलना है। अगर आगे चलना है तो फिर डिस्क्लेमर है कि क्या है, फिर फैसला करें। बिल्कुल एंड पे गए हुए हैं और मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट निकल आती है, अब क्या करें? अब ज्यादा बेहतर है कि डिस्क्लेमर दें। अब विड्रॉ करने वाला चक्कर तो नहीं है, काम तो सारा किया हुआ है। और अब विड्रॉ करने वाले पे अपनी जान छुड़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से ऊछ पूछ हो रहे हैं कि मुझे कोई गलत काम ना करना पड़े, मैनेजमेंट के खिलाफ ना बात करनी पड़े, ताकि मैं अपनी स्किन सेव कर लूँ। ये भी तो डिसऑनेस्टी है। जब आपको सब कुछ पता है कि मसले हैं और डिस्क्लेमर बनता है, तो क्यों नहीं दे रहे, क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? वो कहते हैं ना कि यार, ये उसका जाती मामला है, वो गलत कर रहा है, बड़ा गलत बंदा है, लेकिन हमें क्या जरूरत है मुदाखलत करने की? ये भी तो गुनाह है कि नहीं? क्या हुक्म है कि अगर कोई गलत काम होते देखो तो हाथ से रोको। ये नहीं है कि खामोशी से अलग हो जाओ कि ये जाने इसका काम जाने, ये बताते खुद एक गुनाह है। गलत काम को होते देखना और विड्रॉ कर जाना चीज से, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बड़ी सिस्टमेटिक चीजें हम ये वहां जाके पढ़ेंगे। बट एनी आओ, क्वालिफाइड समझ आ गया? और ये समझ आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दो पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो अगर वो एग्री नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या कंसिडर करे, विड्रॉ करे, और ये देखे कि उसे किस किस लेवल पे रिपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ तो नहीं लिखा, और अब आपने भी नहीं लिखना, लेकिन अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर उसे आउटसाइड द एंटिटी जाना पड़ जाता है, आउटसाइड द रेगुलेटर जाना पड़ जाता है, तो फिर क्या करे? वो लीगल ओपिनियन ले ले कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, लॉयर से बात कर ले कि मुझे किस लेवल पे जाके रिपोर्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया? तो बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, कल इससे आगे चलेंगे। आज मैं ज़रा निकल रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह। सर, विशेष बताइए कि किन कंडीशंस पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बताई हुई है ना, वो जो रिपोर्टिंग वाला पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें यही तो लिखा है।
कि ये हालात होंगे तो ये करें, ये होंगे तो ये करें, ये होंगे तो, और एग्जाम में यही तो पूछेगा, आपको पूरा सिनेरियो बना देगा। आप कहेगा बताओ क्या करना है। तो फिर आपने उसे जस्टिफाई करना है एग्जामिनर को कि मैं विड्रॉ करूं या मैं डिस्क्लेमर दूं या मैं क्या करूं। यही तो मजेदार चीज है इसमें, जो बच्चे रट्टा लगा के चले जाते हैं फिर उन्हें समझ नहीं आती, जो समझ आती है लिख देते हैं, ना स्टैंडर्ड को रेफर करते हैं, वो कहता है फिर ऐसे एंज थे एंज ही सही। वो भी फिर आपको काट कूट के वापस भेज देता है कि ना पुत्र अभी नहीं, दोबारा आओ। समझ आ रही है बात? तो पहली बार ही उस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ तैयारी कर लेना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लें, इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ तैयारी कर लें, प्रैक्टिस ज्यादा ना भी कर सकें, लेकिन ये चीज प्रोड्यूस कर देना एग्जाम में, आप पास हो जाए। यहाँ वो क्वांटिटी नहीं देखता कि आपने लिखा कितना है, वो देखता है आपने क्वालिटी क्या दी है, आपने एक्सप्लेन कैसे किया चीज। ठीक है ना? तो बस इतना काफी है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आपके लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।